अच्छा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने किसी कंपनी में जॉब के लिए कभी अप्लाई किया है? किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया हो कभी आप लोगों ने? इंटरव्यूज दिए हो? तो आप अपने रिज्यूमे अपनी जो सीवीज हैं वो कहां पर जाके जमा कराते हैं? किस कंसर्न पर्सन को जमा कराते हैं? आप जाके कराते हैं एचआर को, एचआर मैनेजर को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट किस्म के मैनेजर्स होते हैं, जिनमें से एक मैनेजर बेटा आपका होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है? कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वर्क प्लेस पे इंसानों को मैनेज करना। जो वर्कर्स की मैनेजमेंट होती है उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। वर्कर्स को मैनेज करना, उनको हायर करना, उनकी सैलरी सेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट रखना, वर्क प्लेस पे उनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफी ना हो, इस चीज को इंश्योर कराना। ये तमाम जिम्मेदारियां किसकी होती हैं? ये तमाम जिम्मेदारियां होती हैं एचआर मैनेजर की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की होती है। ये समझ आ गई बेटा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता कौन है और ये करता क्या? नाम से पता चल रहा है इंसान भी एक किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। तो इंसानों की जो मैनेजमेंट होती है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक हो गया? अब अगर हम इनके बात करें जिम्मेदारियों की कि एक एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, तो बेटा इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है वो क्या होती है? इनकी पहली जिम्मेदारी होती है। एचआर क्या करते हैं? एचआर कोई नई जॉब्स आती है तो उनकी एड्स लगाते हैं। उन एड्स के बाद लोगों के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। टेस्ट कंडक्ट होने के बाद उनके इंटरव्यूज किए जाते हैं। इंटरव्यूज करने के बाद उनकी फाइनल जो है वो सिलेक्शन की जाती है। ये सारे काम जो है वो आपका एचआर कर रहा होता है। ये सारी जिम्मेदारियां बेटा कौन निभा रहा होता है? ये सारी जिम्मेदारियां आपका एचआर निभा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा लिंक्डइन पे जो है वो लोग बाजुकात डिफरेंट कंपनीज के जो एचआर मैनेजर होते हैं, वो जॉब्स जो है वो उनकी जो नई पोजीशंस उनके पास आती हैं उसको जो है वो वहां पर लगा देते हैं। और फिर लोग दुनिया भर से, मुल्क से उनको देख के जो है वो वहां पे अप्लाई करते हैं। पर्टिकुलरली वो लोग जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा कि ज्यादातर जॉब्स जो है वो लिंक्डइन के ऊपर उनकी आती हैं। इसी तरह दूसरा जो काम इनका होता है बेटा वो होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन किसको कहा जाता है? एचआर मैनेजर या एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं कंपनसेशन की, तो इसका मतलब होता है आपकी सैलरीज और आपके वो तमाम बेनिफिट्स जो आपको एज एन एम्प्लॉय मिलने चाहिए। सैलरीज तो आपकी जो बेसिक सैलरीज होती हैं वो होती हैं, और कंपनसेशन आपकी वही बेसिक सैलरीज होती है, और बेनिफिट्स आपके बोनसेस होते हैं, जो आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं, जो आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो कंपनसेशन में आएंगे। तो जो आपका एचआर है, एचआर ने ये डिसाइड करना होता है कि किस पर्सन को कितनी सैलरीज मिलनी चाहिए। वो ये सैलरीज मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से सेट करते हैं। किसी पर्सन की जॉब की जो नेचर है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। कोई पर्सन कितना कंपेटिटिव है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। किसकी जॉब में इंक्रीमेंट लगना चाहिए, किसमें नहीं लगना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो एचआर ने डिसाइड करनी होती है। कंपनसेशन का एक और मकसद भी होता है कि आप अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज को अपने पास लेके आए और उनको रिटेन करके रखें। फॉर एग्जांपल, फेसबुक क्या करती है? फेसबुक की जो सैलरीज है वो बड़ी कंपेटिटिव हैं। करोड़ों में सैलरीज हैं, लाखों में सैलरीज हैं उनकी। उसका मकसद क्या है? उनके बोनसेस बहुत अच्छे हैं, और उसका मकसद ये होता है कि हाईली टैलेंटेड स्टाफ को जो है वो अपने साथ रिटेन करके रखें। इसी तरह गूगल भी सेम यही करता है
कि गूगल में भी आपको अच्छी सैलरीज दी जाती है, प्लस आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लाइक हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, रिटायरमेंट प्लान आपके होते हैं, दूसरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो वहां पे काम करते हैं और वहां पे जो है वो अपने आप को जो है वो उनके साथ जोड़ के रखते हैं। एंड सेकेंडली, सिर्फ जोड़ के रखना, रिटेन करना नहीं होता, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। जब एचआर उनको बताता है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बोनसेस मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो वो लोग काम भी अच्छा करते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग। एचआर का काम क्या होता है? एचआर ने ये देखना है कि जितने भी इंप्लॉयज उनके पास काम करके गए हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन हो, जो रिकॉर्ड काम करके चले गए हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद हो, जो काम कर रहे हैं उनका भी मौजूद हो, ताकि फ्यूचर में अगर किसी किस्म का कोई ऑडिट हो तो उस ऑडिट के अंदर आपको किसी किस्म की परेशानी जो है वो फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कीपिंग जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड बना के रखना, प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बना के रखना, आपके जितने भी मामलात होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हायरिंग होगी, टेस्ट वगैरह जो आपने लिए या जो भी आपने एड्स लगाए, हर एक चीज का रिकॉर्ड एचआर ने मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? आप लोग जरा मैसेजेस पे बताएं कि क्या वो चीज होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाम से अंदाजा लगाएं क्या मतलब हो सकता है इसका। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना, परफॉर्मेंस को चेक करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि आपको जिस मकसद के लिए जॉब पे रखा गया था वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को जब जॉब पे रखा जाता है प्राइवेट सेक्टर में, तो 2 से 3 मंथ का जो है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क हो तो फिर आपको आगे चलाया जाता है, अदरवाइज आपको गुड बाय कह दिया जाता है। इसी तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है आपको हेल्प करती है किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट करने में, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी बढ़ाने में, किसी की सैलरी कम करनी है, किसको नौकरी से निकालना है, किसको नौकरी पे रिटेन रखना है, ये सारी चीजें आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलती हैं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल बिल्कुल वैसी होती है जैसे आपके टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो सही काम कर रहा है। ये सारी चीजें जो है वो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलती हैं। उसके बाद जॉब एनालिसिस। बेटा आप लोगों को जॉब एनालिसिस का भी पता होगा। कंपनी के अंदर हर जॉब जो होती है उसका एक एनालिसिस किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल में बात करें, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की जॉब है, उसका एनालिसिस किया जाएगा। एक कंपाउंडर की जॉब का एनालिसिस किया जाएगा। रेडियोलॉजिस्ट की जॉब का जो है वो एनालिसिस किया जाएगा। एक लैब असिस्टेंट की जो जॉब है उसका एनालिसिस किया जाएगा। इसका एनालिसिस में किया क्या जाता है? जॉब एनालिसिस में बच्चे ये किया जाता है कि देखा जाता है कि हर पर्सन की जॉब की क्या जिम्मेदारियां हैं। ये पहले बना के एचआर अपने पास रख लेता है कि एक जॉब है, एक डॉक्टर की जॉब है, तो उस डॉक्टर को क्या क्या काम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर की जॉब में जो है वो जिम्मेदारियां हैं कि उसने पेशेंट्स को चेक करना है, उसे ओपीडी में भी जो है वो कभी बैठना हो सकता है, इमरजेंसी में भी वो जाके काम कर सकता है, आईसीयू के को भी डील करना जानता हो, ऑफिस वर्क भी वो जानता हो, और फाइल मेंटेनेंस भी उसको आती हो। ये सारी जिम्मेदारियां एक जो है वो डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो आपने एनालिसिस कर लिया कि ये जॉब जो है वो जिस बंदे को मैंने देनी है उस बंदे के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आप जब हायरिंग करेंगे तो हायरिंग के दौरान आप देखेंगे कि जो पर्सन आपके पास इंटरव्यू देने आया है उसको इन एरियाज के ऊपर काम आता है। आप उससे सिर्फ ये नहीं पूछेंगे बताओ आईसीयू की एब्रीविएशन क्या है, आप उसे ये भी पूछेंगे कि मास्टर फाइल क्या होती है।
जो एक मास्टर फाइल मेंटेन की जाती है, उस मास्टर फाइल में टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, ऑडिट कितने दिन के बाद होता है, इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फर्क है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो ही आपको नौकरी पे रखा जाएगा। तो ये जॉब एनालिसिस बड़ा जरूरी होता है ताकि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो है वो आप ला सकें। पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा सा ये जॉब एनालिसिस का मामला जो है वीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नौकरियां ज्यादातर जॉब परफॉर्मेंस की बेसिस पे नहीं बल्कि आपके जो है वो पर्सनल लिंक्स के ऊपर दी जाती हैं। तो ऐसे लोग भी जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उस जॉब के अंदर, वो भी जो है वो घुसा दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग वहां पर जाके सीख के जो है वो काम आगे कर लेंगे। इसी वजह से जो है वो फिर ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहती। उसके बाद सेपरेशन, एचआर का काम ये भी होता है कि जो लोग इस तरह, ये रहीमा बच्चे बिल्कुल आईटी सेक्टर का मैंने आपको बताया कि वहां पर आजकल हर बंदा ही जो इररेलेवेंट बंदा है वो भी आईटी सेक्टर में घुस गया है। रेलेवेंट पर्सन ने तो घुसना है, इररेलेवेंट पर्सन भी घुस गया, तो इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है और फिर मसले मसाइल जो है वो देखने को मिलते हैं। सेपरेशन क्या होती है बेटा, सेपरेशन से मुराद ये है कि जब एक एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा हो, आप एचआर ने इस बात को इंश्योर करना है कि कंपनी की तरफ उसके कोई पैसे ना हो, मतलब कंपनी ने उसकी कोई सैलरी देनी हो या कंपनी ने उसके कोई पैसे रोके हुए हो, उनको क्लियर करवाना एचआर की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह उस पर्सन के जिम्मे भी कंपनी के कुछ पैसे ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कंपनी से लोन लिया और उसके बाद मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, तो ये एचआर की जिम्मेदारी है कि वो मुझे रोकेगा और मुझे कहेगा कि पहले आप अपने लोन जो आपने लिया तो उसको क्लियर करें, फिर आप नौकरी छोड़ के जो है वो जा सकते हैं। इसी तरह हर कंपनी का एक प्रॉपर एग्जिट प्रोसीजर होता है, ठीक है। एक एग्जिट प्रोसीजर होगा कि आपको कहा जाएगा कि अगर आपने नौकरी छोड़नी है तो कम से कम आपने 15 दिन पहले जो है वो एक नोटिस देना है कि जी मैं 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद अवेलेबल नहीं होगा, ये मेरा लास्ट मंथ है। उसका एक फॉर्मल प्रोसीजर होगा, फॉर्मल एक आप एक लेटर लिखेंगे या आप एप्लीकेशन लिखेंगे। उसके बाद कुछ कंपनीज आपसे फीडबैक सेशंस लेती हैं कि आपने इस कंपनी को 5 साल सर्व किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंसेस, ताकि उनको पता चल सके कि ये बंदा कंपनी छोड़ के जाने के बाद कंपनी को बदनाम तो नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो है वो एचआर की जिम्मेदारी होती हैं और ये कंपनी की गुडविल को मेंटेन करने के लिए बड़ा जरूरी होती हैं। उसके बाद रिलेशनशिप्स, एचआर जिम्मेदार होता है, इसने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ रिलेशनशिप बना के रखने, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ इसने जो है वो रिलेशंस बना के रखने। फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनीज हैं जो डायरेक्टली क्या करती हैं, यूनिवर्सिटीज के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट करती हैं। कैंपस ऑन कैंपस इंटरव्यूज होते हैं। जी बच्चे, रिलेशनशिप्स की बात हो रही थी, तो एचआर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट कंपनीज के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो रिलेशन बना के रखने में। बाज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज का विजिट करती हैं और वहां जाकर ऑन कैंपस इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और वहीं से स्टूडेंट्स को हायर करके ले आते हैं। जैसे यूईटी के अंदर, एनईडी के अंदर, एनईडी कराची के अंदर इंटरव्यूज होते हैं, बाकायदा से कंपनीज विजिट करती हैं और आकर जो है वो वहां पर स्टूडेंट्स के इंटरव्यू करते हैं। बाजुकात सेमिनार्स के अंदर, सेमिनार्स के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट कर ली जाती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वो बता रही है कि वहां पर भी ऐसा होता है। तो इन तरीकों से जो है वो क्या होता है, स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट की जाती है। उसके अलावा इंडस्ट्री के साथ भी रिलेशनशिप्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज के साथ रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपका जो है वो
अगर कोई आपने लैब टेस्ट करने हैं तो वो आप यूनिवर्सिटी से रिकमेंड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है क्या करती है, यूनिवर्सिटीज भी लैब के लिए या इंडस्ट्रीज के साथ जो एक क्या कहते हैं उसको यार, हमारे यूनिवर्सिटी में होता था, हम लोग जाते होते थे इंडस्ट्री का विजिट करने के लिए, उसको स्पेशल नाम लेते होते थे, इंडस्ट्रियल टूर शायद कहते थे, क्या लफ्ज था सालिया बच्चे, क्या लफ्ज था, इंडस्ट्रियल टूर होते थे हमारे। तो वो इंडस्ट्रीज के साथ हमारे रिलेशन होते थे, तो वहां हम जाते थे और वहां जाकर आपको हमें जो है वो इंडस्ट्री का विजिट करवाया जाता था कि ये सारे सारे मामला थे, और वो एचआर के साथ एक लिंक बना होता था, एचआर हमें इजाजत देता था यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी वहां जाकर विजिट कराती थी स्टूडेंट्स को, इसके बदले में वो भी फिर हमारी यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ जो है वो फायदे लेते थे। ये सारे के सारे काम जो है वो आपके एचआर के थ्रू होते हैं। उसके बाद बचे काम होता है आपका मोटिवेशन का। एचआर इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप इट्स एम्प्लॉयज मोटिवेट। हाँ, रिफ्रेशमेंट तो भूलनी नहीं है, रिफ्रेशमेंट असल हमारे ये होता था कि हमारे एक सीनियर होते थे, वो हमसे पूछते थे कि यार जहाँ तुम्हारा टूर जा रहा है वहां पे कोई खाबा शाबा भी है, तो अगर इस तरह का कोई सीन होता था तो वो साथ ही बैठ जाते थे हमारे। तो हमें भी बाद में जब हम सीनियर हुए तो हमें भी खाबों का शौक चढ़ गया था। खैर, जो है वो रिफ्रेशमेंट ये तो फिर करवाते ही होते हैं। मोटिवेशन बच्चे, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं दे आर ऑर्गेनाइजेशंस के जो एचआर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट रखें, ठीक है। और जो आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंटिन्यूसली अपने और एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को गेज करते हैं, और परफॉर्मेंस को गेज करने के बाद उनको डेली बेसिस पे रिवॉर्ड्स देते हैं। जैसे अभी मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या मामला, लेकिन एक टाइम पे पैकेजेस लाहौर जो थी वहां पे डेली बेसिस पे गोल्स एंड टारगेट्स दिए जाते थे एम्प्लॉयज को, और डेली बेसिस पे उनके टारगेट्स पूरे करने पे उनको रिवॉर्ड्स भी दे दिया जाता था। मतलब उनकी सैलरी, अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 है तो पैक बोनस लगा लगू के महीने के बाद आपके अकाउंट से 70,000 निकल रहा है। तो वहां पर सारे एम्प्लॉयज बेहतर तरीके से काम करते थे, बिकॉज आपको डेली बेसिस पे आपका अलाउंस मिल जाता था, सॉरी पैक, आपका बोनस मिल जाता था, आपका रिवॉर्ड मिल जाता था, और हर कोई कोशिश करता था कि अपने गोल्स एंड टारगेट्स को जो है वो अचीव करे। तो ये भी जिम्मेदारी जो है वो एचआर की होती है कि उसने मोटिवेटेड रखना है। इसी तरह कंपनीज में आपके एम्प्लॉय, कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय है जिसकी कंपनी को बहुत जरूरत है, तो उसकी सारी जरूरतें पूरी हों, उसको कार देना, उसको घर देना, उसको कहना कि आप ऑफिस आए ना आए, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, हमें छोड़ के ना जाएं, ये एचआर की जिम्मेदारी होती थी। बिल्कुल बैंक्स में भी यही होता है, आपको गाड़ियां जो देते हैं गाड़ियां इसीलिए देते हैं कि आपकी शक्ल नहीं प्यारी होती, गाड़ियां इसलिए देते हैं कि आपका काम प्यारा होता है उनको। तो आपको गाड़ियां दे दी, घर दे दिया, अलाउंस दे दिया, आपको कहा कि जाए घूम फिर के कंपनी की तरफ से जो है जाए, आपको जो है वो दुबई का एक टूर लगवा दिया जाए, पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो मैच है ऑस्ट्रेलिया में, आपको टिकट दे रही कंपनी, जाए मैच देख के आए, ताकि आप खुश रहें और कंपनी के साथ जुड़े रहें। ये एचआर की जिम्मेदारी होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यूस ट्रेनिंग करवाती हैं, और इस बात को इंश्योर करती हैं कि उनके एम्प्लॉयज अपडेटेड रहें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो लिंक्ड रहें, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो। फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी जो है उनका, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम हमेशा चलते रहते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज को, चाहे आप एग्जेक्टिव हैं, आप एक्स्ट्रा हाई लेवल पोजीशन पे मौजूद है, फिर भी आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप, कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो आपका चल रहा होगा। और फिर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ट्रेनिंग सिर्फ आपको इन वर्क प्लेस के ऊपर ही नहीं करवाती, वो आपको ट्रेनिंग के लिए फिर बाहर के मुल्कों में भी भेजते हैं। आपको 2-2 साल के लिए भेज दिया जाता है, जाए जी चाइना जाए, फलानी जगह काम करके जाए, करके आए और जाके सीख के आए। नई टेक्नोलॉजी आपने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करानी है और पाकिस्तान में अभी तो वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है, तो एक कंपनी प्लान कर रही है कि जी ये टेक्नोलॉजी हमने लेके आनी है, तो इसके लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही तैयार करें, तो अपने 2-3 जो बेस्ट एम्प्लॉयज होते हैं उनको भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए, अमेरिका, चाइना, जापान, जहां पर भी वो टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही होती है, वो सीख के आते हैं और आके जो है वो कंपनी उन पर काम करना शुरू कर देती है। ये डेवलप, इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होगी, आपकी डेवलपमेंट भी होगी। ट्रेनिंग उन लोगों की होती है जिन्हें बेसिक चीजें सीखने में मसला हो रहा होता है, और डेवलपमेंट उन लोगों की होती है जिनकी बेसिक्स ठीक होती हैं और उनको जो है वो
मजीद उनको जो है वो क्या डेवलप किया जाता है कि वो मजीद स्किल्स सीखें, एडवांस स्किल्स सीखें, ताकि वो कंपनी को फायदा दे सकें। और यही डेवलपमेंट आपकी सीवी को, आपके रिज्यूमे को इम्प्रूव करती है। बिल्कुल एम्प्लॉयज को स्टडी में फंडिंग की जाती है, बिल्कुल उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो फिर कंपनी ना रेलेवेंट कोर्सेज में उनको भेजती है कि जो उनकी जॉब में जो है वो उनको हेल्प कर सकें। इसी तरह बच्चे इनके कुछ एडवाइजरी फंक्शंस भी होते हैं। एडवाइजरी फंक्शंस क्या होते हैं? एचआर जो है वो बेटा, मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? कंपनसेशन के अंदर मैंने बताया था सैलरीज के, एम्प्लॉयज की सैलरी सेट करना ये एचआर की जिम्मेदारी होती है। एडवाइजरी फंक्शन में बेटा मैंने बता रहा था कि जो ये एचआर होते हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड्स को मशवरा देते हैं, एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से अपने गोल्स को वो अच्छे से अचीव कर सकते हैं। उनके मसले मसाइल जो होते हैं उसमें जो है वो जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही होती है रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, उसको जो है वो हेल्प करने में मदद करते हैं। लीगल फंक्शन बेटा इनका क्या होता है? लीगल फंक्शन एचआर का ये होता है कि एचआर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द लीगल सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईएसओ के तमाम जो क्या कहते हैं प्रोसीजर्स हैं, जो आईएसओ के तमाम स्टैंडर्ड्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से काम करे। जितने भी लेबर लॉ के अंदर जो लेबर लॉज के मुताबिक कंपनी के अंदर काम हो रहा हो, कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा काम ना हो रहा हो जो कि इसको क्या बोलते हैं, जो कि कानून के अगेंस्ट हो, डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखना है, कोई भी ऐसा काम ना हो रहा जो कि अनएथिकल हो, इन्वायरमेंटल जो है वो, हाँ जी एसओपीज बिल्कुल सही कह रही, इन्वायरमेंट को खराब कर रहा हो। ये जो आपके मुल्क के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑडिट्स होते हैं, जिसमें ये जो ईपीए आ जाती है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज, ये वाले आके ऑडिट करते हैं और चेक करते हैं कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरीके से जो है वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही। वो देखते हैं। फिर लेबर यूनियन वाले वो आ जाते हैं, लेबर डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, सॉरी, वो आके चेक करते हैं कि लेबर की सेफ्टी को इंश्योर किया जा रहा है। फिर वो जाकर जो है वो कंपनी के अंदर लेबर्स को पट्टियां पढ़ानी पड़ती हैं कि अगर वो आपसे पूछे कि आप कंपनी से खुश हैं, तो आपने कहना हम कंपनी से बहुत खुश हैं। तो कुछ खतरनाक लेबर के लोग भी होते हैं, वो जानबूझ के उनके सामने रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि हमें टाइम से सैलरीज नहीं दे रहे। तो फिर वहां पर कंपनी की इंसल्ट हो जाती है और फिर कंपनी वालों को जाके अंदर रिश्वत देनी पड़ती है उन लेबर डिपार्टमेंट वालों को। तो फिर जाके मामला रफा दफा होता है। बहरहाल एचआर इन तमाम कामों के लिए जिम्मेदार है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि एचआर कौन होता है, एचआर की जिम्मेदारियां क्या हैं। कंपनी में के दो ऑफिस हों तो दोनों का नहीं बच्चे, कंपनी के ऑफिस से मैटर करता है, डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो, कि कंपनी का दूसरा ऑफिस किस तरह से है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, उसकी एक पाकिस्तान ब्रांच है, एक इंडिया ब्रांच है, एक अमेरिका ब्रांच है, फिर डेफिनेटली हर किसी का अलग अलग जो है वो एचआर होगा। लेकिन अगर एक ही मुल्क के अंदर या एक ही शहर के अंदर, लाहौर जैसे लाहौर की बात करें, लाहौर में एक हेड ऑफिस है, बाकी रीजनल ऑफिस उनके लाहौर के अंदर ही छोटे छोटे दूसरे ऑफिस हैं, तो एचआर एक होगा। वहां पर बाकी जो ऑफिस हैं वहां पर एचआर के नीचे कुछ बंदे होते हैं जो एचआर की सपोर्टिंग टीम होती है, वो फिर एचआर के काम को जो है मैनेज करती है। एचआर उनको जो है वो गाइड करता है कि जी आपने ये काम करवाना है, ये काम करना है, जो एचआर के रिस्पॉन्स बिहाफ पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे बैंक्स के अंदर सपोर्टिंग टीम होती है, बिल्कुल वैसे होती है। अच्छा बच्चे, जॉब एनालिसिस चले छोड़ें, अभी हम अगले टॉपिक पे आ जाए। असिस्टेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है बेटा? शाबाश, जल्दी से, मैंने अभी आपको बताया भी था, आप लोग भी डिफाइन करें कि व्हाट इज जॉब एनालिसिस।
जी। शाबाश। अच्छा बच्चे, जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस बेसिकली किसी भी जॉब के बारे में, जॉब एनालिसिस बेसिकली किसी भी जॉब के बारे में इन डिटेल स्टडी करना कि उस जॉब के अंदर क्या क्या काम है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है उस जॉब को करने के लिए, क्या उसके वर्किंग आवर्स होंगे, क्या वर्किंग कंडीशन होंगी, डिफिकल्ट जॉब है, आसान जॉब है, ये सारी चीजें आपको जॉब एनालिसिस से पता चलती हैं। मैं आपके सामने एक पिक्चर ओपन करता हूं। चलें पहले मैं आपको उन टर्म्स के बारे में बता देता हूं। जब हम किसी जॉब का एनालिसिस करते हैं तो उसकी बेस पे बेटा हमें दो चीजें समझ आती हैं। जॉब एनालिसिस की बेस पे हम दो चीजें तैयार करते हैं। एक जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसे हम जेडी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर आपको लोग कहते हैं कि तुम्हारी जेडी क्या है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। और दूसरी होती है जेसी, जेएस, वो होती है जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या आपकी जॉब की स्पेसिफिकेशन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद होती है? जॉब डिस्क्रिप्शन से मुराद ये होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ आपने कौन से टास्क करने हैं, आपकी ड्यूटी क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। किसी भी जॉब के लिए आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आपके टास्क क्या होंगे, आपने करना क्या है, ये सारी की सारी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। यानी कि आपका काम क्या है, आपको रखा क्यों जा रहा है। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है बेटा आपका, किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्वायर्ड स्किल क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, और वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो किसी भी पर्सन में होने चाहिए वो क्या होंगे इस जॉब को हासिल करने के लिए, वो जॉब स्पेसिफिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल, जब आप आर्मी के अंदर पोस्ट आती हैं तो वो कहते हैं कि जी आपने कमीशन ऑफिसर के लिए जाना है या जीडी पायलट के लिए आपने अप्लाई करना है एयरफोर्स में, तो वो कहते हैं कि जी आपकी हाइट लड़कों की मिनिमम 5'4" होनी चाहिए, लड़कियों की 5'2" होनी चाहिए। ये क्या होगा? ये जॉब डिस्क्रिप्शन होगी या जॉब स्पेसिफिकेशन होगी? ये आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन होगी। आपकी आई साइड 6x6 होनी चाहिए, आई साइट आपकी 6x6 हो, ये क्या है? ये आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन है। आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ये आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन है। ठीक है। लेकिन आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो है जीडी पायलट। इसमें क्या आ जाएगा? आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपका काम क्या है, आपने फाइटर पायलट बनना है, जहाज उड़ाना है, जाके खुद जहाज नहीं बनना, जहाज उड़ाने हैं। इसी तरह तहसीलदार की जॉब्स आई, तो उसमें आपकी जॉब क्या है? आपकी जॉब है तहसीलदार, आपने तहसीलदार के काम को जो है वो करना है, वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन ये है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। आपकी एज जो है वो 30 साल से 21 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। सही है, ऐसे ही है ना? एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कुछ स्पेसिफिक। ये आपकी क्या होती है? जॉब स्पेसिफिकेशन होती है। जिस जिसको डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन का फर्क समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड्स। तब तक मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। बिल्कुल सफिया, ये भी इसमें आ जाएगा बच्चे आपका। ये आपके सामने एक पिक्चर आई है, जरूरत स्टाफ सिस्टम्स लिमिटेड पिशावर और मर्दान में लैंड रिकॉर्ड की डाटा एंट्री और पटवारी रेवेन्यू ऑफिसर के लिए असामियां खाली हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है?
जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है इसके अंदर? अगर ये आपके सामने ऐड आई हो तो आप उसमें आइडेंटिफाई करें व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। ये जो बेटा ये ऊपर ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, ये जो आपकी ये वाली, ये ब्लैक में जो लगी हुई है, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद उर्दू डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी आपकी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है। पटवारी रेवेन्यू ऑफिसर रिटायर्ड, ये भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, 3 जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है। ऊपर तो सिर्फ मेंशन किया हुआ है ना दोनों को, नीचे 2 जॉब्स के बारे में लिखा हुआ है। उर्दू डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपको कंप्यूटर पे डाटा जो है वो डाटा एंट्री करनी है। और दूसरा पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर की जो है वो जॉब है। तो आपके ये जो लिखा हुआ है उर्दू टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट, उर्दू पढ़ने में रवानी जरूरी है, तालीमी काबिलियत एफए, ये उसकी क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। तालीमी काबिलियत एफए और पटवार कोर्स, कम से कम 15 साल पटवारी कानून गो तहसीलदार का तजुर्बा होना चाहिए। ये क्या चीज है आपकी, ये आपकी हो गई जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन नॉर्मली थोड़ी सी होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो आपकी ज्यादा होती है। इसमें बताइए जी जॉब स्पेसिफिकेशन कौन सी है, जॉब कौन सी है? पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। नहीं बेटा, हाँ ट्रांसलेटर की जॉब है, नफीसा शाबाश बचे। ये जॉब जो है वो बेसिकली ट्रांसलेटर की है। जो क्राइटेरिया होता है वो जॉब स्पेसिफिकेशन होती है। ट्रांसलेटर की ये जॉब है, बासलाहियत मुतरजम की जरूरत है, तो ये मुतरजम ट्रांसलेटर को कहते हैं। और इसमें स्पेसिफिकेशन कहाँ लिखी हुई है? म्यार अहलियत, ये सारी की सारी जो है वो आपकी क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। तो आप लोगों को जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, और जॉब डिस्क्रिप्शन, इन तीनों के बारे में पता चल गया बेटा? गुड। अब मैं, टाइम हमारे पास है सिर्फ 2 मिनट, इसमें टॉपिक पूरा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आप लोगों से गपशप करता हूं। आप लोग मुझे ये बताएं कि जॉब स्पेसिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है हमें, इसको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत क्यों है हमें? हम ऐसे सिंपल कह दें हमें मुतरजम की जरूरत है, इंग्लिश का ट्रांसलेटर की जरूरत है, बंदा ला दो कोई भी। राइट पर्सन को रिक्रूट करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। गुड गुड बेटा, इस सही पर्सन आए, सही काम हो। नए पर्सन को, अगर आप एक अननोन पर्सन को जॉब के लिए ले लेंगे जिसको इन चीजों पे एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपको सारा खर्चा तो उसको जो है वो ट्रेनिंग देने में लग जाएगा। फिर राइट पर्सन आएगा तो डिजर्विंग पर्सन को जॉब मिलेगी, ऑन मेरिट सिलेक्शन होगी, सिफारिशों पे जो है वो सिलेक्शन कोई नहीं होगी। और बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, ताकि कोई मुंह उठा के जो है वो ना आ जाए। एडवोकेट साकिबा, ये इंशाल्लाह जो है वो इसी वीक से मैंने सीरीज शुरू करनी है, जिसके अंदर मैं डेली बेसिस पे एक यूनिक टॉपिक जो आपके पेपर से भी रिलेटेड हो, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा 15-20 मिनट बात किया करूंगा, ताकि आप लोग उसको समझ सकें। इसी वीक से इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, बस थोड़ा सा टाइम मैनेज हो जाए मेरा। अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों से मुलाकात होती है 10 मिनट के बाद।